हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में देख लेने हैं। उसके बाद कंटिन्यू करना, जिसके सारे के सारे टॉपिक आपके क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखो, साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मतलब इसका काम क्या है। तो बच्चों, साम्य स्थिरांक के मान से हम क्या प्राप्त करते हैं और उसका क्या यूज है, मतलब उसका क्या अनुप्रयोग है, वो देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है अभिक्रिया की सीमा का पता लगाना, कि अभिक्रिया है वो किस प्रकार संपन्न होती है, उसकी क्या लिमिटेशंस है, वो सब कुछ इसमें देखेंगे। उसके टोटल हम 3 पॉइंट देखेंगे, वो तीनों पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद में 1 बाय 1 सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, अभिक्रिया की सीमा है उसका पता लगा सकते हैं किसके द्वारा, साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग के अंदर। उसके बाद में हम ये पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया की दिशा किस तरफ जा रही है, मतलब अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान भी हम किससे पता कर सकते हैं, साम्य स्थिरांक के मान से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो क्या हो जाता है बच्चों, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता है उसकी जानकारी, कि किस प्रकार किसकी कितनी सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता कितनी है, उत्पाद की सांद्रता कितनी है और कौन सी तरफ किस तरफ अभिक्रिया हो रही है, ये सब किसके द्वारा देख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट हम किससे देखेंगे, साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग के अंदर देखेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, सब अभिक्रिया की सीमा का पता लगाना, मतलब अभिक्रिया की सीमा का हम पता लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे, अभिक्रिया की दिशा का ज्ञान है उसके बारे में हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बता दिया, उत्पाद और अभिकारक है उनकी सांद्रता की जानकारी प्राप्त करना। तो पहली हेडिंग डालो, तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकता है। चलो, अभिक्रिया की सीमा का पता लगाना कैसे लगाओगे। पहला पॉइंट, अभिक्रिया की सीमा का पता लगाना। देखो, अभिक्रिया की सीमा पता लगाना, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि जैसे अभिक्रिया की सीमा है उसका अनुमान लगाएंगे कि किस प्रकार कैसे होगी। तो इसके अंदर आपको सारा मैं अभी बताने वाला हूं। तो अब आपका ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि अब कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो आप गलती कर दोगे। बिल्कुल भी आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। देखो, साम्य स्थिरांक है उसके अंदर हमने क्या देखा, एक केसी देखा और केपी देखा। केपी तो हमने देखा था गैसीय अभिक्रियाओं के लिए, जिसमें हम दाब है उसकी बात करते हैं कि दाब लगाकर हम अभिक्रिया को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद में हमने केसी क्या देखा था, केसी के अंदर हमने देखा था अपने जैसे गैसीय अभिक्रिया के अलावा जो भी अभिक्रियाएं देखी उनके अंदर केसी निकालते हैं, और अपने गैसीय निकाय में जो अभिक्रियाएं होती है उनमें हम क्या निकालते हैं, केपी निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि साम्य स्थिरांक केपी या फिर केसी के मान से अभिक्रिया की सीमा का हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसके जो मतलब इसके जो समय की दर है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट यही है। तो साम्य स्थिरांक की परास है उसके आधार पे हम बताएंगे कि सर कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है, उत्पाद कम बन रहा है, अभिकारक की ओर हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक परास निश्चित हो जाती है, साम्य स्थिरांक की परास। वो कहां से लेकर कहां तक हो जाती है, 10⁻³ से लेके +10⁻³ तक हो जाता है। मतलब 10⁻³ से 10⁻+3, मतलब यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, साम्य स्थिरांक की परास हो जाएगी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने बच्चों, साम्य स्थिरांक है वो कभी भी शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, साम्य कब स्थापित होगा, जब अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी, मतलब होती रहेगी, उस टाइम पे अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता एक समान या बराबर हो जाती है, तभी तो साम्य स्थापित होता है ना। तो साम्य स्थिरांक का मान शून्य कैसे हो सकता है, क्योंकि अभिक्रिया तो संपन्न हो रही है। तो क्या बोल देंगे कि साम्य स्थिरांक का मान कभी भी 0 नहीं होता, अर्थात शून्य नहीं होता। साम्य बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा या अनंत भी नहीं हो सकता। मतलब कितना हो सकता है बच्चों, 10⁻³ से लेकर 10⁻³ के बीच तक ही होता है। अब मैं आपको इसके लिए कुछ कंडीशन बताऊंगा कि साम्य स्थिरांक है वो अगर 10⁻³ से कम हो, या उसकी वैल्यू 1 हो, या 10⁻³ तक हो, या उससे ज्यादा हो, तब क्या होता है। तो तीनों चीजें हैं वो मैं आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, साम्य स्थिरांक की परास कितनी होगी, है ना, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। शॉर्ट नोट बनाओ आपने, साम्य स्थिरांक की परास का मतलब हो जाता है रेंज। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, रेंज कितनी बता दी, 10⁻³ से लेकर
10 की पावर 3 के बीच होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। अब 10 की पावर 3 हो तब क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो तब क्या होता है, या 10 की पावर 3 से ज्यादा हो तब क्या होता है। ये तीनों कंडीशन देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सम स्थिरांक की फर्स्ट कंडीशन है ना, कि जब इसकी वैल्यू कितनी हो, अपने 10 की पावर -3 से कम हो, तो उत्पाद क्या होगा बच्चों, बहुत कम रहेगा। अर्थात हम क्या बोल देंगे, अभिक्रिया है वो सिर्फ बहुत मुश्किल से होगी। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, अगर 10 की पावर -3 से कम हो, किसकी वैल्यू, साम्य स्थिरांक की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखो 10 की पावर 3 से कम, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एकदम सीधा सा। क्या लिख सकते हो, देखो अभी बताओ, दिख रहा है ना, एकदम अच्छे से दिख जाएगा ना। तो साम्य स्थिरांक है क्या, साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्थिरांक का मतलब साम्य स्थिरांक है, उसकी वैल्यू कितनी, अगर 10 की पावर -3 से कम हो, साम्य स्थिरांक की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम होने पर, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर 10 की पावर -3 से कम है तो उत्पाद भी क्या बनेगा बच्चों, बहुत कम बनेगा, प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, कम बनेगा, है ना। तो उत्पाद भी क्या बनेगा, बहुत कम। उत्पाद जिसको आप किससे लिख देते हो, प्रोडक्ट पी से, उत्पाद बहुत कम बनेगा, बहुत कम। अब उत्पाद बहुत कम हो गया, इसका मतलब अभिक्रिया नहीं हो रही। अगर अभिक्रिया होती तो क्या होता, उत्पाद भी बनता, प्रोडक्ट भी बनता। तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं हो रही, इसलिए उत्पाद नहीं बन रहा। तो हम क्या बोल देंगे कि अभिक्रिया है वो बहुत ही मुश्किल से होगी। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया बहुत ही मुश्किल से होगी, है ना। इसका मतलब ये है ना, बहुत मुश्किल से अभिक्रिया या फिर रिएक्शन होगी। क्या बात बोल दी, बहुत मुश्किल से रिएक्शन होगी, किसके अंदर, जब साम्य स्थिरांक की वैल्यू 10 की पावर -3 से कम हो। इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, उत्पाद बहुत ही कम बनेगा, या फिर उत्पाद न के बराबर बनेगा। ये चीज मैंने आपको बताई। सेकंड पॉइंट क्या बताया मैंने, अगर साम्य स्थिरांक का मान 10 की पावर 3 से अधिक हो, अगर अधिक की बात हो जाएगी, इसका मतलब उत्पाद क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बनेगा, अर्थात अभिक्रिया पूर्णता की ओर होगी। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट में क्या बोल दूंगा यहाँ पे, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर साम्य स्थिरांक का मान, इसका मान, साम्य स्थिरांक का मान 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 3 से अधिक या इसके पास होगा, है ना, तब की बात है। से अधिक होने पे क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पूर्णता की ओर होगी, अर्थात उत्पाद अधिक बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम उत्पाद, उत्पाद अधिक, अर्थात अभिक्रिया पूर्णता की ओर, अभिक्रिया पूर्णता की स्थिति में होगा, है ना, पूर्णता की स्थिति में होगा, होगी, अभिक्रिया पूर्णता की ओर होगी, राइट। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों इसके अंदर, जैसे थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू 10 की पावर -3 और उसके बीच में होता, 10 की पावर 3 के बीच में हो, मतलब 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 के बीच में हो, मध्य में हो, तब क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, लगभग बराबर होगी, अर्थात अभिक्रिया और संतोषजनक अभिक्रिया होगी, संतोषजनक होगी, मतलब ये समझ सकते हो आप यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, साम्य स्थिरांक है वो कहां से लेकर कहां तक हो जाएगा, साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 के बीच में होगा, मध्य में होगा। तो क्या हो जाएगा, क्या बोल दोगे, अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं संतोषजनक होगी, राइट। अभिकारक व उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रताएं संतोषजनक होगी, संतोषजनक स्थिति में होगी, राइट। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। मैंने तीनों कंडीशन आप लोगों को बता दी है कि कब क्या होगा। अब मैं आपको एक पॉइंट से बताऊं कि इसमें सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि साम्य स्थिरांक कभी भी शून्य नहीं होता, साम्य बहुत अधिक, कम या फिर मतलब अनंत नहीं हो सकता। ये तीनों चीजों भी आप, तीनों चीजें भी साथ साथ में लिख लो, है ना। चलो मैं लिख देता हूँ, आप लिखोगे नहीं मुझे पता है ना। साम्य स्थिरांक कभी भी शून्य नहीं होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गुड लगा के।
क्या लिखोगे, साम्य स्थिरांक का मान कभी भी 0 नहीं होगा, या फिर बहुत ज्यादा या अनंत भी नहीं होगा। कि इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिख दूंगा, साम्य स्थिरांक का मान, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कभी भी अनंत या फिर बहुत कम भी नहीं होगा। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, चले आगे। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगला पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करना। साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग के अंदर अगला पॉइंट क्या है, अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करना। सेकंड पॉइंट, अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करना। दिशा मतलब डायरेक्शन, कि अभिक्रिया है वो किस ओर ज्यादा हो रही है या किस ओर उसकी गति है, किस ओर अभिक्रिया हो रही है। अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से अभिक्रिया बन रही है। देखो अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या होगा, अभिक्रिया भागफल अर्थात QC है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ये आपने नहीं पढ़ा, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसके लिए अभिक्रिया भागफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या, अभी आपने ये नाम पहली बार सुना होगा ना, अभिक्रिया भागफल। कैसे ज्ञात करते हैं अभी बताता हूँ। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, जैसे KC KP लिख रहे थे वैसे ही अभिक्रिया भागफल को QC लिखेंगे। अभिक्रिया भागफल कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो साम्य के अलावा किसी भी समय पर साम्य स्थापित नहीं होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट बात है, साम्य के अलावा क्या हो जाएगा, किसी भी अभिक्रिया के मतलब अंदर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये भी होना चाहिए। तो पूरी डेफिनेशन क्या बोल देंगे अभिक्रिया भागफल की, कि साम्य के अलावा किसी भी समय पर, मतलब किसी समय t पर, किसी भी समय पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता, किसकी, प्रोडक्ट की सांद्रता एवं अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है। आप डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। डेफिनेशन मैंने क्या बताई कि साम्य के अलावा, कब बच्चों, साम्य के अलावा। आप पूरा लिखोगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं, बस साम्य स्थापित नहीं होना चाहिए। साम्य के अलावा, साम्य के अलावा मतलब साम्य के अलावा, बाकी तो हम साम्य पे देखते हैं। तो साम्य के अलावा आप डेफिनेशन लिखो, साम्य के अलावा किसी भी समय पर, कहां पे, किसी भी समय पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, किसी भी समय पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता एवं अभिकारक की सांद्रता, किसकी, उत्पाद एवं अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है। आपने नोट कर लिया होगा। क्या, पूरी डेफिनेशन बोल देता हूं कि साम्य के अलावा किसी भी समय पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता एवं अभिकारकों की सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है, QC कहलाता है। अब एक अभिक्रिया लेते हैं, मान लेते हैं, और उसके अंदर सारा सब कुछ देख लेते हैं। एक अभिक्रिया लेते हैं जैसे सेम पहले की तरह ही, जैसे एक अभिक्रिया A + B, इसके गुणांक, इसका A हो गया, इसका स्मॉल b हो गया। सेम ऐसा ही हमने पहले भी किया, बस थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा आपको, वो जस्ट अभी करेंगे तो पता चल जाएगा। इसका C है, इसका क्या हो जाएगा, देखो A B C, इसका स्मॉल d ले लेंगे बस, और कुछ नहीं, ये स्मॉल d है। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे हम, अभी तक तो हमने क्या देखा था, किसी भी समय पर हमने क्या लिया था, साम्य स्थापित होने के बाद। इसमें साम्य स्थापित होने से पहले क्या लेंगे, या साम्य नहीं स्थापित हुआ है तो उसके बाद क्या लेंगे हम, इसकी सांद्रता लेंगे अभिकारक व उत्पाद की। तो अभिक्रिया भागफल, उसको क्या लिखते हैं हम शॉर्टकट में, QC क्या हो जाएगा, यहाँ पे QC की बात करेंगे तो बच्चों सेम इसके अंदर भी हो जाएगा कि अभिकारकों की सांद्रता अपोन में किसकी, सॉरी उत्पाद की सांद्रता अपोन में अभिकारकों की सांद्रता हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्पाद क्या है, C, हम ऐसे ही लिखते थे, और D ऐसे लिख दिया। अब ये जो हमारे इसके गुणनफल है, मतलब गुणांक है, इनको हम कहाँ लिखते हैं बच्चों, ऊपर लिखते हैं। तो ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया उत्पाद। यहाँ पे अभिकारक क्या है, कैपिटल A, सांद्रता को किस में लिखते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं, और इनके जो गुणांक होते हैं इनको हम ऊपर लिख देते हैं, A और B यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर A,
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूसी हो जाएगा। लेकिन हमने तो ऐसे ही तो केसी निकाला था, लेकिन इसमें फर्क क्या हो गया, अब ये बताओ इंपॉर्टेंट बात। फर्क अब पता चलेगा आपको कैसे, कि अभिक्रिया की दिशा क्यूसी व केसी के मानों में निम्न प्रकार से हम प्राप्त करेंगे, मतलब उसमें आपको पता चलेगा कि क्यूसी और केसी का मान कैसे निकालेंगे, इससे पता चलेगा कैसे चलेगा। देखो आप अगली बात आप यहाँ पे ऐसे लिखो, क्या उनका हम डिफरेंस देखेंगे अंतर किसका, क्यूसी का मान यहाँ पे ज्यादा आता है या केसी का मान ज्यादा आता है, कम आता है, किसका ज्यादा था, उसके आधार पे हमारे 2 केस बन जाएंगे, सॉरी 3 केस बन जाएंगे, वो हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, क्या अभिक्रिया भागफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे अभिक्रिया की दिशा, इंपोर्टेंट पॉइंट। अब सारा ध्यान यहाँ आना चाहिए, अभिक्रिया की दिशा किस पे निर्भर करेगी, अपने क्यूसी व केसी के मानों से, है ना। अभिक्रिया की दिशा क्यूसी व केसी के मानों से, आप मान भी लिख सकते हो या फिर मानों से भी लिख सकते हो, है ना, मानों से निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करेंगे। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं केस फर्स्ट लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, केस फर्स्ट लेता हूँ। टोटल 3 केस लेंगे और वो तीनों आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। जब बात आती है यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन है केसी, सबसे पहला मतलब जब हम इनकी सांद्रता निकालेंगे तो क्यूसी का मान किससे ज्यादा आ जाता है, केसी वाले से ज्यादा आ जाता है। तब क्या होगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। कौन सी दिशा में, पश्च दिशा में। हम केसी भी निकालते हैं और क्यूसी भी निकालते हैं, दोनों को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है केसी से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभिक्रिया कहाँ जाएगी, पश्च दिशा में जाएगी। बस आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, अभिक्रिया पश्च दिशा में, प्रतीक दिशा में, पश्च मीन्स बैकवर्ड दिशा, बैकवर्ड रिएक्शन पश्च दिशा में जाएगी। आगे बात समझ में। सेकंड केस की बात करते हैं। अगर सेकंड केस की बात करें तो अगर इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, क्यूसी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए अपने, या फिर सेकंड केस देखें क्यूसी की वैल्यू कम हो जाए केसी से, तब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। वो केस देख लेते हैं सबसे पहले। अगर क्यूसी की वैल्यू क्या हो जाए, कम, किससे, केसी से, मतलब केसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो इस टाइम पे अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी, अर्थात अभिक्रिया आगे की ओर जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अग्र अभिक्रिया। इसको क्या बोल दोगे, अग्र अभिक्रिया, अर्थात क्या बोल दोगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इनकी दोनों की क्यूसी और केसी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा बच्चों, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, इस स्थिति में तो क्या होता है, हमारे साम्य स्थापित हो जाता है। अभिक्रिया कहाँ पर है, साम्य के ऊपर है। किसके ऊपर है, जब क्यूसी और केसी दोनों की वैल्यू क्या है, एक समान है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। तो अभिक्रिया कहाँ पे है, साम्य पर। इंपॉर्टेंट बात है, जब दोनों की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, तब अभिक्रिया क्या हो जाएगी, साम्य में स्थापित हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। ये क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे कैसे क्या निकालते हैं, तो आपको बस एक बार ये याद रखने हैं तीनों पॉइंट। जब क्वेश्चन करेंगे हम तब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, राइट। थर्ड पॉइंट करते हैं, साम्य सांद्रताओं की गणना कैसे गणना करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। साम्य के ऊपर जब अभिक्रिया होती है तो उनकी सांद्रताओं की गणना करते हैं। थर्ड पॉइंट है ना, किसका है, ये अपने साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग के अंदर ही है, लास्ट पॉइंट। तीनों पॉइंट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके तीनों पॉइंट एक इसी वीडियो में मिलेंगे। 2 पॉइंट हमने देख लिए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, साम्य स्थापित कब हो जाएगा, इसके अंदर क्यूसी और केसी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है केसी से, तब क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम है, अर्थात केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा है, मतलब अभिक्रिया भागफल से ज्यादा है, तब क्या हो जाएगा, अपने अगर अभिक्रिया की ओर स्थापित हो जाएगी। हाँ, साम्य सांद्रताओं की गणना, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, साम्य सांद्रताओं की गणना
ये भी किसके अंतर्गत है, हमारे साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग के अंदर ही है। इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, हम जब अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात हो तब क्या करेंगे, साम्य पर सांद्रताएं निम्न पदों में ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब अभी आपके समझ में नहीं आया, क्या मतलब है, मैंने क्या कहा आपको। देखो, जब अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता ज्ञात हो मतलब साम्य नहीं स्थापित हो उससे पहले, तब क्या होगा, साम्य पर सांद्रताएं हम निम्न पदों से ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए 3 पद हैं हमारे जनरली। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, संतुलित रूप में लिखेंगे। जैसे कि N2 प्लस H2 इक्वल टू हमारे क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। तो इसको हम इससे बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। आ गई बात समझ में। तो इसको हम 3 स्टेप में करेंगे गणना, है ना। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, इस अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखेंगे। आगे बात समझ में। तो अभिक्रिया संतुलित करेंगे। आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये लिखो, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, मतलब अभिक्रिया की संतुलित समीकरण लिखेंगे, अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, टोटल वैसे 3 से ज्यादा स्टेप हो जाती है, लेकिन 3 स्टेप में ऑलमोस्ट हमारा काम हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट अब ध्यान रखना है, अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे, उसके गुणांक वगैरह है वो सब लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, संतुलित अभिक्रिया के लिए सभी पदार्थों की सांद्रता को एक सारणी में लिखेंगे, मतलब एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर जो पदार्थों की सांद्रता है उसको लिखेंगे। तो सारणी बनाकर सभी पदार्थों की सांद्रता को लिखेंगे, किसको, संतुलित समीकरण के बाद में, है ना। सभी पदार्थों की सांद्रता को सारणी में लिखेंगे, है ना। सांद्रता को सारणी मतलब टेबल बनाकर, सारणी बनाकर नोट करेंगे या लिखेंगे। हाँ, ये सेकंड स्टेप के अंदर करेंगे। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम सांद्रता किस प्रकार क्या क्या किसकी लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रता दो अभिक्रिया में साम्य स्थापित होने से पहले, अर्थात अभिक्रिया जब स्टार्टिंग में होती है उस समय क्या लिखेंगे। इस सेकंड स्टेप के अंदर पहला काम करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता लिखेंगे। तो है ना, छोटे छोटे पॉइंट सारे आपको पता होना चाहिए, इसके पॉइंट्स ही पूछता है आपको एग्जामिनर। प्रारंभिक सांद्रता है उसको लिखेंगे, इनिशियल स्टेट में जो उसकी सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उसको लिखेंगे। उसके बाद में देखेंगे साम्य तक पहुंचने में जो अभिक्रिया की सांद्रता है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, साम्य तक पहुंचने में सांद्रता में परिवर्तन। उसके बाद में क्या हो जाएगा, साम्य आ जाएगा, साम्य आएगा तो साम्य पर क्या सांद्रता है उसको हम नोट करेंगे। ये काम करने के बाद अभिकारक की सांद्रता को हम किस में व्यक्त कर लेंगे, मतलब हमारी सुविधा के लिए अक्ष के रूप में मान लेंगे कि सर अभिकारक की सांद्रता अक्ष है और उत्पाद की उसका उल्टा 1/x हो जाएगा। मतलब हम जैसे आगे करते हैं पहले भी किया है वैसा आपको यहाँ तक याद रखना है। सेकंड पॉइंट इसी में क्या कर लोगे, साम्य तक पहुंचने में सांद्रता में परिवर्तन, इसको चेक करेंगे, है ना। तो ये बात ये आप लिख लो, साम्य में पहुंचने तक, साम्य में क्या मतलब, साम्य में पहुंचने तक सांद्रता में परिवर्तन, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे लाइन सही से बना दे, पहुंचने तक सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है उसको लिखेंगे। साम्य तक पहुंचने तक, साम्य में पहुंचने तक सांद्रता में परिवर्तन, हाँ ये काम कर देंगे। उसके बाद में साम्य स्थापित हो जाएगा तो साम्य में क्या सांद्रता है कितनी है वो तय करेंगे लास्ट स्टेप। साम्य में सांद्रता, इक्विलिब्रियम क्या हो गया यहाँ पे, स्टेबल हो गया। साम्य में सांद्रता क्या कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम में, वो चीज तय करेंगे। और मैंने आपको बता दिया अभिकारक की सांद्रता को किस रूप में व्यक्त करेंगे, अक्ष के रूप में मान लेंगे, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता को। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ, अभिकारक की सांद्रता को सर हम क्या मान लेंगे, अक्ष के रूप में। अभिकारक की सांद्रता को अक्ष के रूप में व्यक्त करते हैं, ये चीज हम मान लेंगे, आगे करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो इसका गणित या निरूपण है, गणित के अंदर जो कैलकुलेशन है वो सब कुछ करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, साम्य स्थिरांक की सहायता से, जो हमने जो अक्ष माना है ना, साम्य स्थिरांक की सहायता से अक्ष का मान रखकर क्या करेंगे, गणित या समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। थर्ड स्टेप में ये तीनों काम करते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ स्टेप थर्ड लिखने के बाद में। साम्य स्थिरांक की सांद्रता, पहले तो देखो साम्य स्थिरांक की सांद्रता, साम्य स्थिरांक की सांद्रता में, सांद्रता से
अक्ष का मान रखकर, अब देखो अक्ष का मान रखकर गणितीय जो इसका मान है समीकरण, गणितीय समीकरण को प्राप्त कर लेंगे। का मान रखकर हमारे मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है, इक्वेशन है, उसको रखेंगे। मान रखकर गणितीय समीकरण निकाल लेंगे। क्या करेंगे? गणितीय समीकरण है वो प्राप्त कर लेंगे। आप पूरा लिख लेना आगे, समीकरण प्राप्त करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो यहाँ पे मैं बता भी दूंगा आपको, लेकिन आपको एग्जाम में निकालना नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात तो यही है। जैसे कि एक इक्वेशन लेंगे, उसके बाद में निकालेंगे। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक अभिक्रिया लेकर निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखोगे। मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, आप साथ साथ में लिखो। इतने में मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि एक अभिक्रिया लेंगे a+2b। क्या लेंगे? एक अभिक्रिया लेंगे a+2b, और उससे प्रोडक्ट क्या बना लेंगे बच्चों? 2c+d। ठीक है, आप लिखो साथ साथ में। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, बस मैं इरेज कर दूं उसके बाद में। सबसे पहले एक अभिक्रिया लिख लो, मैंने आपको बताई वो, फिर कंटिन्यू क्वेश्चन लिखेंगे आप। अभी मेरे साथ साथ में मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे क्या निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले एक अभिक्रिया आपने लिखी सर a+2b। अब इससे प्रोडक्ट मैंने क्या बना दिया बच्चों? 2c+d, मतलब ये प्रोडक्ट बना दिया 2+d। आपने प्रोडक्ट बना लिया। यहाँ पे बात चल रही है समय की, है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें दर्शाना होगा इसको। तो यहाँ पर आपने लिख लिया, इसके लिए करेंगे, है ना, 2d के लिए। अब आगे आप पूरा क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया। उसके बाद में के लिए a/b को क्वेश्चन लिखो पूरा, उसे आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन लगा लिया, फिर अभिक्रिया a+2b 2c+d के लिए आगे कंटिन्यू करो, है ना। के लिए a/b को एक बंद पात्र में, a/b को एक बंद पात्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया जाता है। लिख लिया, एक बंद पात्र में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाया जाता है। आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ, है ना। उसके बाद में अगला पॉइंट क्वेश्चन में बी की सांद्रता, किसकी सांद्रता? बी की सांद्रता ए की प्रारंभिक सांद्रता की 1.5 गुना है। क्या बताया? बी की सांद्रता ए की प्रारंभिक सांद्रता की 1.5 गुनी है। 1.5 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना है। ये चीज आपने लिख ली। कितनी बताई? 1.5 गुनी है। आगे लिखो अगला पॉइंट। तथा साम्य पर, किस पे? साम्य पर ए व डी की सांद्रता, किसकी? ए व डी की सांद्रता समान है। तथा साम्य पर ए व डी की सांद्रता समान है। किस पर? साम्य पर। साम्य पर ए व डी की सांद्रता समान है। तो क्या होगा आगे? आपको क्या निकालना है? समान है तो इसी ताप पर साम्य स्थिरांक की गणना करो। आगे बात समझ में? लिख लिया क्वेश्चन। अब मैं बताऊं, वैसे वैसे आप साथ साथ में लिखोगे। हमने प्रारंभिक सांद्रता जैसे क्या ली, सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक सांद्रता की। प्रारंभिक सांद्रता में आपको ए के कितने मोल दिख रहे हैं बच्चों? 1 मोल दिख रहा है। ऐसे इधर कितने दिख रहे हैं? उत्पाद में 0 होता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, वो आपको याद होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ होना चाहिए, तभी इसका आप सॉल्यूशन कर पाओगे। इसकी प्रारंभिक सांद्रता 1 है बच्चों। कितनी? 1 है। उसके बाद में मैंने आपको क्या कहा है क्वेश्चन में? ए की सांद्रता, मतलब बी की सांद्रता क्या है? ए की प्रारंभिक सांद्रता से 1.5 गुना ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ए की सांद्रता को माना है प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन है, वो ए की मैंने लेट की है, नहीं कि क्वेश्चन में वैसे दिया है। तो इसकी 1 मान ली, तो ये इसकी 1.5 गुना ही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.5, राइट। ये चीज आपकी समझ में आ गई। तो उसके बाद में प्रारंभिक अभिक्रिया होती है, तब उत्पाद तो बनता ही नहीं है। तो इन दोनों की सांद्रता कितनी हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। सी भी 0 है, डी भी 0 है। ये बात कब की है बच्चों? जब अभिक्रिया शुरुआत में होती है, प्रारंभिक सांद्रता तब की है। आगे बात समझो। अब साम्य पर सांद्रता क्या हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है ना। साम्य पर सांद्रता यहाँ पे लिखोगे, साम्य पर सांद्रता। साम्य पे सांद्रता देखो, साम्य पे सांद्रता का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 - x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, मतलब 1.5 - 2x हो जाएगा। बस इतना फर्क है ना। 1 की जगह क्या हो गया, क्योंकि 2 है तो 2 - 1 1.5 - 2x हो जाएगा, राइट। बस
ये ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ पे बात करेंगे किसके ऊपर, जब समय आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x यहाँ पे और ये हो जाएगा x, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। और ये हो गया अपने पास में बच्चों x हो गया। ये कब है, कब की बात है, जब साम्य पर क्या हो, सांद्रता हो, तब की बात है। अब साम्य के ऊपर जब बात करेंगे सांद्रता किसकी इक्वल हो रही है क्वेश्चन के अंदर, ए की सांद्रता किसके इक्वल है, डी की सांद्रता के इक्वल है, तो उसको डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल कर दो जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे अगली लाइन लिख दोगे आप, ए की सांद्रता किसके इक्वल है, डी की सांद्रता के। ये बात कब की हो रही है बच्चों, साम्य के ऊपर की हो रही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साम्य पर। अब इन दोनों की सांद्रता इक्वल होगी, इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या है, 1 माइनस एक्स है। तो आप इसको तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस एक्स। और हमारे पास में डी की सांद्रता क्या है, एक्स है, जो कि आपके सामने ये रही है ना। तो ये हो गई एक्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाएगी, जब इनको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, मैं अगर चाहूं तो इसको एक्स को एक तरफ रख लूं और जो डिजिट्स हैं उनको एक तरफ कर लूं, तो 1 अपनी जगह रह जाएगा, ये x भी अपनी जगह है, ये माइनस का x उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस x, मैं डायरेक्ट लिख दूं 2x हो जाएगा। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू निकालता हूं तो 1/2 हो जाता है। 1/2 को आप दूसरे वर्ड्स में क्या लिख सकते हो, 0.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0.5 आ गई। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समय स्थिरांक है उसके अंदर सांद्रताओं की गणना कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पर हमारे हो जाते हैं साम्य स्थिरांक के जो हमारे क्या है, यहाँ पे अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।